चलिए भाई, नमस्कार बच्चों। तो एल्कीन का प्रिपरेशन हम लोग लास्ट क्लास में कर रहे थे, है ना। और उसमें हम लोगों ने मैकेनिज़्म देख लिया था और हम लोगों ने उस पर रिलेटेड कुछ बातें कर ली थी, है ना। एनर्जी प्रोफाइल शायद बना लिया था। तो आज उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में कैरेक्टरिस्टिक, है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवन मैकेनिज़्म वो हम लोग देख रहे थे, ठीक है। और कैरेक्टरिस्टिक्स में एक पॉइंट हम लोगों ने रेट की बात की थी। अच्छा, रिवाइज करके आए होंगे सब लोग, है ना। तो जिन्होंने नहीं किया है अभी एक बार रिवाइज इसको कर लीजिए, है ना। मैकेनिज़्म जो हम लोग देखे थे कि क्या होता है, कैसे लेते हैं, कैसे मैकेनिज़्म होता है और कैसे एल्कीन बनता है इवन मैकेनिज़्म में, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग ने देखे थे कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन इज आरडीएस। तो अगर कार्बोकेटाइन का बनना आरडीएस होता है, इसका मतलब कि जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा उतना ही फास्टर रेट होगा। ये बात किए हुए थे हम लोग, है ना। एक बार रिकैप कर लेते हैं। दूसरा हम लोगों ने रेट लॉ लिखा था। तो रेट लॉ लिखा था आर बराबर के इंटू कंसनट्रेशन ऑफ एल्कोहल के पावर 1, और वो कैसे आया था वो भी हम लोगों ने लिखा था। तो मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है इवन मैकेनिज़्म, और मॉलिक्यूलरिटी भी इसका क्या है, 1 है, नहीं। अच्छा, E1 में जो 1 रिप्रेजेंट करता है या E2 में जो 2 रिप्रेजेंट करता है वो क्या होता है उस रिएक्शन का, ऑर्डर या मॉलिक्यूलरिटी, मॉलिक्यूलरिटी, है ना। और ऑर्डर जरूरी नहीं है कि अगर E1 है तो ऑर्डर, है ना, यहाँ पर E1 में ऑर्डर भी 1 है, मॉलिक्यूलरिटी भी 1 है, लेकिन ज़रूरी नहीं है ऐसा किसी भी मैकेनिज़्म में। मेरी बात समझे ना। ऐसे केसेस आगे आएंगे जहाँ पर ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी वैरी करेगा, लेकिन हम लोग जो मैकेनिज़्म में लिखते हैं वो मैकेनिज़्म में हम लोग लिखते हैं क्या, मॉलिक्यूलरिटी। क्लियर हुआ बात। चलिए, तो रेट लॉ लिख लिया था, मॉलिक्यूलरिटी जान लिए थे। अच्छा, तीसरी बात अगर हम लोग करें तो हम लोगों ने एनर्जी प्रोफाइल बनाया था और वो भी बात समझ में आ गई थी सबको, है ना। चलिए, तो इसके बाद अब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स में थर्ड पॉइंट देख चुके हैं। अब फोर्थ पॉइंट ज़रा समझा जाए, ठीक है। फोर्थ पॉइंट ज़रा समझिए। फोर्थ पॉइंट क्या है कि जो रेट है, रेट इज़ गवर्न्ड बाय स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ठीक है, इवन मैकेनिज़्म में। लेकिन मेजर प्रोडक्ट, है ना, इज़ गवर्न्ड बाय स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, है ना। ज़रा मेरी बात समझिए, है ना। पहले एक काम करो, एक पॉइंट पहले लिख लिया जाए, फिर मैं समझाता हूँ क्या मतलब हुआ। लिखो एक पॉइंट यहाँ पर, पॉइंट नंबर 4 कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखिए, रेट इज़ डिसाइडेड बाय स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। रेट इज़ डिसाइडेड बाय स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन while major product is decided by stability of alkene, while major product is decided by stability of alkenes, है ना। ज़रा देखो, जैसे अगर क्या मैं लिखवा रहा हूँ और क्या मतलब हुआ उसका, है ना, अगर उस पर आगे बढ़ा जाए। जैसे मान लीजिए ये अपना अल्कोहल दे दिया और इसमें आगे अपना दे दिया है कंसनट्रेटेड H2SO4 हीट, ठीक है। मान लीजिए ये दे दिया है अपने को, तो ये क्या होगा, H+ इस पे करेगा अटैक और यहाँ से ये बाहर चला जाएगा। मतलब एक ऐसा कार्बोकेटाइन बनता हुआ अपने को दिखाई दे रहा है। बोलो भाई, इस वाले कार्बन पे कार्बोकेटाइन बनेगा यहाँ से वाटर के लॉस होने के बाद, ठीक है। तो क्योंकि हम लोग कौन सा मैकेनिज़्म पढ़ रहे हैं, हम लोग इवन मैकेनिज़्म पढ़ रहे हैं, है ना। और इवन जो मैकेनिज़्म यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं ये अल्फ़ा बीटा एलिमिनेशन का एग्जाम्पल है ना। अल्फ़ा बीटा एलिमिनेशन मतलब एक ग्रुप अल्फ़ा से जाएगा और दूसरा ग्रुप बीटा से जाएगा। तो जिससे OH गया यहाँ पर, इस कार्बन को मान लीजिए हम लोग अल्फ़ा कह दिए, है ना। तो इससे डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन जो होगा उनको हम लोग क्या बोलेंगे, बीटा, है ना। जिस पर OH जुड़ा था दैट कार्बन इज कॉल्ड अल्फा, और उससे डायरेक्टली जुड़े हुए कार्बन बीटा कहे जाएंगे। तो इससे डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन एक ये वाला बीटा हो गया, एक ये वाला बीटा कार्बन हो गया, और एक ये वाला बीटा कार्बन हो गया। और कोई डायरेक्टली जुड़ा है नहीं।
तो एक ग्रुप अल्फा से गया जो कि कौन था अपना OH। अब बीटा यहाँ पर एक H है, एक क्या 3 H है, लेकिन कोई भी एक जाएगा। इस बीटा पर भी एक H है और इस बीटा पर भी 2 H है, जिनमें से एक हम लोग बना ले रहे हैं। ठीक है, तो अब जो सेकेंड स्टेप में अगर आप मैकेनिज्म देखो तो बीटा पोजीशन से H+ बाहर जाता था, है ना, मतलब जो HSO4- बचता था वो या तो H+ इस बीटा कार्बन से ले सकता है, या इस बीटा कार्बन से ले सकता है, या इस बीटा कार्बन से ले सकता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए इस बीटा कार्बन से ये लेता है ना, इसको पाथवे A बोल दिया जाए, तो अगर H+ यहाँ से जाएगा तो ये वाला बॉन्ड ऐसे यहाँ पर पाई बॉन्ड बना लेगा। तो अगर पाथवे A से H+ गया तो जो बनने वाला एल्कीन है वो ये बनेगा। अगर मान लीजिए पाथवे B से गया तो ये वाला बॉन्ड इधर बना लेगा। तो पाथवे B से जो अपना एल्कीन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, देखिए वो ये बनता दिखाई दे रहा है ना। और एक केस है कि अगर यहाँ से लिया पाथवे C बोल दिया तो ये वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा, है ना, और यहाँ पे पाई बॉन्ड बन जाएगा, मतलब एक प्रोडक्ट अपना ये बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेट अस कॉल दिस प्रोडक्ट A, दिस B एंड दिस C। बोलो भाई, समझ में आई बात? तो अब क्योंकि इस तरह के कंपाउंड में जो हमने कॉम्प्लेक्स अल्कोहल ले लिया तो यहाँ पर एक से ज़्यादा एल्कीन बनने का चांसेस है ना। तो रेट इज़ डिसाइडेड बाय स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, वो तो एक ही बन ही रहा है तो इसका रेट अच्छा होगा, ये बात श्योर है, क्योंकि ये टर्शरी कार्बोकेटाइन है, काफ़ी अल्फा हाइड्रोजन है, दैट इज़ ओके। लेकिन अब मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, है ना। तो वही पॉइंट हम लोग ने लिखा कि मेजर प्रोडक्ट इज़ डिसाइडेड बाय स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, और यहाँ पर एल्कीन की स्टेबिलिटी जो गवर्न करता है, यहाँ पर कौन गवर्न कर रहा है? अल्फा हाइड्रोजन, मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ज़रा बता दो यहाँ पर कितना हाइपर कॉन्जुगेशन है? 2 H यहाँ है, 1 H यहाँ है, 3 हुए, तो इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है। इसकी बात करो तो 2 यहाँ है, 3 यहाँ है और 1 यहाँ है, नहीं ये सब अल्फा पोजीशन है, तो 3 2 5 और 1 6 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर हो गए। अगर इसकी बात किया जाए तो 3 3 6 2 8 2 10, तो इस वाले एल्कीन के पास 10 अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब दिस एल्कीन इज़ मोस्ट स्टेबल अमॉन्ग दीज 3, और इसलिए ये अपना मेजर हो गया। ठीक है, तो अब मान लीजिए आपसे सवाल पूछा जाए कि इन तीनों एल्कीन में इसका अगर इवन मैकेनिज्म से एलिमिनेशन हम लोग कराएंगे तो इन तीनों एल्कीन में कौन सा बनेगा, है ना, सोचिए कौन सा बनेगा? तीनों बनेंगे, नहीं तभी तो इसको मेजर लिख रहे हैं, बनेंगे तीनों, लेकिन मेजर ये होगा। मतलब अगर सिंगल चॉइस क्वेश्चन है तो आप आंसर ये रिपोर्ट करोगे, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और ये भी ऑप्शंस में दिए हुए हैं तो आप तीनों रिपोर्ट करोगे। समझ गए ना बात? हाँ, अगर मेजर पूछ रहा है तब आप सिर्फ ये रिपोर्ट करोगे, मल्टीपल चॉइस में भी नहीं। मल्टीपल चॉइस में पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस अल्कोहल इवन रिएक्शन, तो आप मेजर तो एक ही होगा ना। तो समझ गए बात? तो बनेगा तीनों ही, लेकिन मेजर प्रोडक्ट इज ऑलवेज डिसाइडेड बाय स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। मतलब अगर मान लीजिए कोई ऐसा एग्जाम्पल आ जाए जहाँ पर एक में अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है और दूसरे में रेजोनेंस है, तो किसको प्रायोरिटी दे देंगे? रेजोनेंस को प्रायोरिटी दे देंगे। क्लियर हो रही है बात, है ना? चलिए, तो ये बात क्लियर होगी, इसको नोट कर लो, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया कि स्टेबिलिटी हमेशा वो प्रोडक्ट बनाओगे जो प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होगा, वो एल्कीन बनाओगे जो एल्कीन ज़्यादा स्टेबल होगा, वही मेजर होगा। बोलो भाई, इतना बात समझ में आया, है ना? अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट लिखा जाए। ठीक है, बहुत सारी बातें हैं, बहुत मज़ेदार बातें हैं, एक एक करके समझते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखा जाए इसमें, E1 लिखिए, E1 रिएक्शन इज रीजियो सेलेक्टिव। E1 रिएक्शन इज रीजियो सेलेक्टिव, है ना, रीजियो सेलेक्टिव, है ना। E1 रिएक्शन इज रीजियो सेलेक्टिव। रीजियो सेलेक्टिव का मतलब क्या हुआ, है ना?
तो याद करो, एक बार हम लोग पढ़े थे स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन एंड स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन, याद आ रहा है ना? हाइड्रोजनेशन में बात किए थे हम लोग। तो स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन स्टीरियो से लेना देना था, और रीजियो मतलब रीजन से लेना देना है। रीजियो मतलब क्या हो गया? रीजन, है ना? और रीजन मतलब आप जानते हो, रीजन या रीजनल बोल दिया, है ना? मतलब स्ट्रक्चरल, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल, समझ गए बात? तो जिस तरह से स्टीरियो स्पेसिफिक और स्टीरियो सेलेक्टिव था, उसी तरह से ये रीजियो सेलेक्टिव है। रीजियो सेलेक्टिव मतलब कि इसमें प्रोडक्ट एक से ज़्यादा बनेंगे। इस बार स्टीरियो की बात नहीं हो रही है, स्ट्रक्चरल की बात हो रही है। तो प्रोडक्ट एक से ज़्यादा बनेंगे, लेकिन कोई एक प्रिडोमिनेंटली ज़्यादा बनेगा। समझ गए बात ना? जैसे जो एग्जाम्पल लिए उसमें भी हम लोगों ने अभी बात की थी ना कि 3 बने हैं, 3 ये पोजीशन आइसोमर थे आपस में। देखिए कॉपी, पाई बॉन्ड की पोजीशन ही तो चेंज हो रही है। तो ये तीनों पोजीशन आइसोमर थे, मतलब ये तीनों आपस में स्ट्रक्चरल आइसोमर थे, लेकिन उसमें एक प्रिडोमिनेंटली ज़्यादा बना। तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं? रीजियो सेलेक्टिव, जहाँ एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनने के चांसेस हो, लेकिन एक मेजर हो या प्रिडोमिनेंटली ज़्यादा बने, ऐसे रिएक्शंस को हम लोग रीजियो सेलेक्टिव रिएक्शंस बोलते हैं। ठीक है ना? अब जैसे मान लो, अगर और थोड़ा सा समझना है, मान लीजिए हम लोगों ने ये मॉलिक्यूल लिया और इसमें दिया हुआ है H+ हीट, मान लीजिए दिया हुआ है, तो क्या करोगे? यहाँ से ये बाहर करोगे, एक ऐसा कंपाउंड बने, यहाँ पर ऐसा कार्बोकेटाइन बनेगा। ठीक है, तो ये अल्फा बोल दिए, तो इसके बगल वाला कार्बन बीटा हो गया, इसके पास एक H है, इसके बगल वाला कार्बन बीटा हो गया, इसके पास एक H है। दिख रहा है ना? तो अगर ये H गया तो यहाँ पे पाई बॉन्ड आएगा, और अगर ये H गया तो यहाँ पर पाई बॉन्ड आएगा। मतलब यहाँ से अपने को 2 प्रोडक्ट बनते दिखाई दे रहे हैं। एक प्रोडक्ट अपने का ये बन रहा है और एक प्रोडक्ट अपना ये बन रहा है, नहीं? लेकिन मेजर किसको बोल दोगे? तो मेजर ये वाला हो जाएगा, क्योंकि इसके पास 3 और 3 कितना 6 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर है, और इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए ये मेजर हो गया और ये वाला माइनर हो गया। आ रही है कहानी समझ में, है ना? अच्छा, यहाँ पर तो रीजियो सेलेक्टिव पहले समझ गए बात ना, पहले रीजियो सेलेक्टिव खत्म कर लिया जाए। तो ये बात हम लोग समझ गए कि व्हाट इज़ रीजियो सेलेक्टिव। कहीं पर भी अब टर्म रीजियो सेलेक्टिव इस्तेमाल करेगा तो हम लोग बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि अच्छा, इसका मतलब कि एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनता है, लेकिन एक मेजर होगा या प्रीडोमिनेंटली ज़्यादा बनेगा। बोलो भाई, क्लियर हुआ इतना बात? अच्छा, अब देखो यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक प्रोडक्ट और बनेगा। अगर आप ध्यान से देखो तो देखो, ये जो यहाँ से कार्बोकेटाइन बना है ना, तो ये अगर कार्बोकेटाइन यहाँ पर ऐसा बना है मान लो, तो ये वाला जो H है, एक तो यहाँ से बना ये वाला, इसकी बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, इसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर तो 2 H होंगे ना, है ना? और एक H अगर निकला, है ना, मान लीजिए एक H निकला, तो यहाँ से ये वाला प्रोडक्ट बन गया। और जब तक ये निकला नहीं था तो ये सिग्मा बॉन्ड का रोटेशन हो सकता था क्या? क्योंकि इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड ही तो है, और कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड के बीच में फ्री रोटेशन होता है। तो अगर मान लीजिए इससे पहले कि ये वाला H निकले, अगर ये कार्बन कार्बन रोटेशन हो जाए, है ना, तो अगर ये कार्बन कार्बन रोटेशन हो जाएगा तो मेरे हिसाब से ऐसा कुछ बन जाएगा क्या? बोलो, अगर ये रोटेट हो जाए तो ये वाला जो मिथाइल है ये रोटेट होके इधर आ जाएगा, मतलब ये वाला पोर्शन फिक्स रहे, ये सिग्मा बॉन्ड जो है इस सिग्मा बॉन्ड से ये ऐसा रोटेट हो जाए, ये फिक्स रख दो, तो ये जो मिथाइल है वो ऐसे आ जाएगी, तो ऐसा बन जाएगा कुछ। और ऐसा ये दोनों आपस में क्या है, क्या बोलोगे इन दोनों को आपस में? कॉन्फर्मेशंस ना। और कॉन्फर्मेशंस तो कहीं भी हो सकते हैं जहाँ पर सिंगल बॉन्ड हो, सिग्मा बॉन्ड हो। तो ये ओपन चेन मॉलिक्यूल है और यहाँ पर कॉन्फर्मेशन इस तरह से पॉसिबल हो जाएगा। तो अब देखो, अब अगर रोटेट होने के बाद अब अगर यहाँ से कोई H निकले और ये बॉन्ड यहाँ बनाए, तो यहाँ से मुझे ऐसा एक पाई बॉन्ड बनता दिखाई दे रहा है। देखो तो ज़रा, दिख रहा है ना? तो एक प्रोडक्ट तो ये बना, एक प्रोडक्ट ये बना और एक प्रोडक्ट ये बना। तो मतलब अगर इसका आपको टोटल प्रोडक्ट कोई पूछेगा तो आप कितना बोल दोगे? 3 बोल दोगे। समझ के बात? लेकिन इन तीनों में सबसे ज़्यादा कौन बनेगा? ये बनेगा, क्योंकि ट्रांस है, ज़्यादा स्टेबल होता है। फिर सिस बनेगा,
क्योंकि ट्रांस से सिस कम स्टेबल होता है, अल्फा हाइड्रोजन इसके पास भी उतना ही है, और सबसे कम बनेगा ये। समझ के बाद मतलब यहाँ पर अगर ऑर्डर पूछ लिया जाए तो हम लोग ऑर्डर लिख लेंगे कि ट्रांस सबसे ज़्यादा, ट्रांस के बाद फिर हो जाएगा सिस, और सिस के बाद हो जाएगा ये 1 ब्यूटीन। क्या बोलो भाई, समझ में आई ना बात? तो ये इसका परसेंट यील्ड का क्वेश्चन हो जाएगा। सो दिस रिएक्शन इज रीजियो सेलेक्टिव। क्लियर हुआ बात, है ना? अच्छा, क्या इसको हम लोग स्टीरियो सेलेक्टिव भी बोल सकते हैं? है ना, बोल सकते हैं, है ना, स्टीरियो सेलेक्टिव भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों स्टीरियो आइसोमर बन रहे हैं और इन दोनों में ये ज़्यादा बना है, ये कम बना है। समझ के बाद तो इसको अगर पूछा जाए कि स्टीरियो सेलेक्टिव भी है क्या, तो भी हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ, ये रिएक्शन स्टीरियो सेलेक्टिव की कैटेगरी में फॉल करेगा। स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शंस क्या होते थे कि एक से ज़्यादा स्टीरियो आइसोमर बने, है ना, और कोई एक मेजर बने, है ना, ये बात थी। और स्टीरियो स्पेसिफिक में क्या होता था कि सिर्फ एक और एक ही स्टीरियो आइसोमर बने, दूसरा बने ही ना। तो इसमें एक से ज़्यादा बन सकते हैं और ये वाला मेजर बन सकता है। समझ गए बात ना? तो दिस रिएक्शन इज रीजियो सेलेक्टिव। आई इतनी कहानी समझ में सबको? अच्छा, तो ये पॉइंट समझ में आ गया भाई। थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए अब देखो एक इम्पॉर्टेंट, ऑल्दो सभी इम्पॉर्टेंट थे, अब एक और नई बात समझा जाए थोड़ा। देखो कौन सा पॉइंट हुआ? 6th पॉइंट है ना। चलिए, तो अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, 6th पॉइंट लिखिए। 7th पॉइंट हुआ ना, जो भी हुआ, अब अपना नंबरिंग कर लेंगे। हाँ, लिखो, सिंस कार्बोकैटाइन इज फॉर्म्ड, सिंस कार्बोकैटाइन इज फॉर्म्ड, so carbocationic rearrangement is possible. Since carbocation is formed, so carbocationic rearrangement is possible. ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि इस रिएक्शन में कार्बोकैटाइन बन रहा है और इसलिए कार्बोकैटाइनिक रीअरेंजमेंट पॉसिबल है ना। तो अब यहाँ पर हम लोग एक नया चीज़ सीखेंगे, दैट इज कार्बोकैटाइनिक रीअरेंजमेंट। ठीक है, कार्बोकैटाइनिक रीअरेंजमेंट। अब एक ये यूनिवर्सल बात है ना, मतलब अब पूरे ऑर्गेनिक में जहाँ जहाँ जिस रिएक्शन के मैकेनिज्म में कार्बोकैटाइन बनेगा, वहाँ पर आप हमेशा हमेशा और हमेशा कार्बोकैटाइनिक रीअरेंजमेंट सोचे बिना आंसर नहीं करेंगे। ठीक है ना। तो कार्बोकैटाइनिक रीअरेंजमेंट की अगर हम लोग बात करें तो एक पॉइंट लिखिए पहले, व्हाट इज़ कार्बोकैटाइनिक रीअरेंजमेंट, है ना। लिखो, whenever in any reaction, carbocation is formed, whenever in any reaction carbocation is formed, so carbocationic rearrangement always occurs, ब्रैकेट में लिख लो if possible, always occurs ब्रैकेट में लिख लो if possible। ठीक है, always occurs मतलब हमेशा होगा, लेकिन अगर स्ट्रक्चर परमिट करे तो। ठीक है ना, ये क्लियर हुआ बात सबको। तो कार्बोकैटाइनिक रीअरेंजमेंट क्या हुआ, अगर किसी रिएक्शन में कभी भी कार्बोकैटाइन बनेगा तो हमेशा कार्बोकैटाइनिक रीअरेंजमेंट के बाद ही प्रोडक्ट सोचेंगे, ये मतलब हुआ, है ना। तो कार्बोकैटाइनिक रीअरेंजमेंट समझ लिया जाए तो कार्बोकैटाइनिक रीअरेंजमेंट जो है ना वो तीन तरह से हो सकता है। एक होता है 1 to हाइड्राइड शिफ्ट,
ठीक है। दूसरा हो सकता है 1 to एल्काइल शिफ्ट, और तीसरा हो सकता है 1 to फिनाइल शिफ्ट। ठीक है, ये 3 तरह से कार्बोकैटायनिक रीअरेंजमेंट हो सकता है। 1 to हाइड्राइड शिफ्ट, 1 to एल्काइल शिफ्ट एंड 1 to फिनाइल शिफ्ट। ये 1 to क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 to रिप्रेजेंट ये कर रहा है कि हमेशा रीअरेंजमेंट जो है वो 1 पोजीशन से 2 पोजीशन पर होगा, 1 से 3 पर नहीं होगा, 1 से 4 पर नहीं होगा, हमेशा 1 से 2 पर होगा। समझ गए? अच्छा, 1 to 1 to करते हुए भले 50 कार्बन तक हो जाए, है ना, लेकिन हमेशा क्या होगा? 1 से 2 पर ही होगा पहले। ठीक है, मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ, बात समझ में आएगी, है ना। जैसे मान लो अगर हम लोग 1 to हाइड्राइड शिफ्ट देख रहे हैं पहले, जैसे मान लीजिए किसी रिएक्शन के दौरान अगर ऐसा कार्बोकैटायन बना, ठीक है, ये कार्बोकैटायन बना, और अगर कहीं कार्बोकैटायन बनेगा तो हम लोग हमेशा पहले क्या सोचेंगे? कार्बोकैटायनिक रीअरेंजमेंट। और कार्बोकैटायनिक रीअरेंजमेंट हमेशा इन 3 तरीक़ों से होता है। और कार्बोकैटायनिक रीअरेंजमेंट होता क्यों है? होता इसलिए है कि बनने वाला जो कार्बोकैटायन है, अगर ये रीअरेंज होकर इससे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो सकता है तो हमेशा कार्बोकैटायनिक रीअरेंजमेंट सोचना ही है। समझ के बाद, वेन एवर इन एनी रिएक्शन कार्बोकैटायन इज फॉर्म, सो ऑलवेज कार्बोकैटायनिक रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। और कार्बोकैटायनिक रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल का मतलब कि अगर जो कार्बोकैटायन बना है, अगर इनमें से कोई शिफ्ट होकर इससे स्टेबल कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो सकता है तो वहाँ पर कार्बोकैटायनिक रीअरेंजमेंट हमेशा सोचना ही सोचना है। अब जैसे ये कार्बोकैटायन बना, किसी रिएक्शन में बन गया, इस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कौन कौन गवर्न करेगा? रेजोनेंस करेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा और इंडक्टिव करेगा। यहाँ पर मेजर जो स्टेबलाइजिंग फैक्टर है वो हाइपर कॉन्जुगेशन है, नहीं, एल्काइल कार्बोकैटायन है, तो इसके पास कितना अल्फा हाइड्रोजन है? 2 अल्फा हाइड्रोजन है, और ये प्राइमरी टाइप का कार्बोकैटायन है। ठीक है, ये है। अब इस कार्बन की पोजीशन को 1 मान लिया जाए तो इससे डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन ये 2 है, तो 1 2 का मतलब ये होता है कि फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पे जाएगा, है ना। अच्छा, तो अगर यहाँ से हाइड्राइड क्या लिखा गया है? हाइड्राइड लिखा गया है। हाइड्राइड जानते हो क्या होता है? H माइनस, है ना, हाइड्रोजन H और हाइड्राइड क्या? H माइनस। तो यहाँ से हाइड्राइड अगर निकल जाए मतलब कि ये अपना हाइड्राइड कैसे निकलेगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाया है, ये ऐसे बाहर आ जाए तो ये H माइनस बन के बाहर हो जाएगा, तो इस कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। और ये H माइनस जो बन के बाहर निकला है यहाँ से, ये जाकर इससे जुड़ जाए, मतलब सेकेंड पोजीशन से निकलकर फर्स्ट पोजीशन पे जाके हाइड्राइड जुड़ जाए, तो क्या बनेगा? 1 2 अगर यहाँ पर हाइड्राइड शिफ्ट हो जाए तो देखो क्या बनेगा? CH3 CH, यहाँ पर कैसा चार्ज आ जाने वाला है? पॉजिटिव, और यहाँ पॉजिटिव था और एक H माइनस आकर यहाँ पर जुड़ गया है, तो यहाँ पर ऐसा H बना देंगे और ये नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसको बोला गया 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट। कैसे पता चला 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट है? टर्मिनोलॉजी एकदम क्लियर रखना है। फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन पे कार्बोकैटायन का शिफ्ट हो गया है, तो इसीलिए बोला जाता है 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट। तो हाइड्राइड शिफ्ट की वजह से 1 से 2 पर चला गया। अब देखना ये है कि क्या ये कार्बोकैटायनिक रीअरेंजमेंट ये पॉसिबल है, मतलब ये होना चाहिए, तो कब होगा ये, है ना, कब होगा भाई? अगर इससे ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा तब होगा। तो इसका स्टेबिलिटी देखो तो इसके पास कितना अल्फा हाइड्रोजन हो गया? अभी 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गया। और ये कार्बोकैटायन जो है वो किस टाइप का है? सेकेंडरी टाइप का है, नहीं, तो ये वाला कार्बोकैटायन जो है वो ज़्यादा स्टेबल है, और इस वजह से यहाँ पर ये रीअरेंजमेंट हमेशा ही कराएंगे। बिना ये रीअरेंजमेंट कराए अब कभी भी प्रोडक्ट हम लोग को नहीं लिखना है। समझ के बाद, तो कार्बोकैटायनिक रीअरेंजमेंट ये थोड़ी सा कहानी हुई 1 2। अच्छा, अब सोचें अगर कुछ लोग सर यहाँ से फिर से हो जाए तो 1 2, तो अगर फिर यहाँ से हाइड्राइड इस पर आके जुड़ेगा तो फिर यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा, तो फिर यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा तो फिर प्राइमरी हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करेगा, है ना, क्योंकि कार्बोकैटायनिक रीअरेंजमेंट हमेशा किस लिए होता है? स्टेबिलिटी के लिए। अगर स्टेबिलिटी मिलेगी
तब वो रीअरेंज करेगा, नहीं तो वो रीअरेंज नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए, अगर मान लो मैं ये एग्जांपल ले लूँ, मैंने ले लिया CH3 CH2+। अब बोलो यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि अगर यहाँ से हाइड्राइड इधर आता है तो यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा और फिर से प्राइमरी बनेगा और फिर 3 अल्फा हाइड्रोजन होंगे, तो यहाँ पर कोई रीअरेंजमेंट इसमें पॉसिबल नहीं है। तो वही लिखा गया इफ़ पॉसिबल, तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट हम लोग नहीं कराएंगे। क्लियर हुआ इतना बात? आसान सी बात है ना। अच्छा, अब थोड़ा सा ये एग्जांपल देखा जाए 1,2 एल्काइल शिफ्ट का। जैसे 1,2 एल्काइल शिफ्ट की बात करो, जैसे देखो मान लो अगर कहीं किसी रिएक्शन में अगर इस तरह का कार्बोकैटायन बन गया, ठीक है, तो फर्स्ट पोजीशन पे कार्बन है जिस पे प्लस चार्ज है और सेकंड पोजीशन पर ये 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, है ना, और मिथाइल मतलब एल्काइल ग्रुप। तो यहाँ सेकंड पोजीशन से एक मिथाइल अगर यहाँ से निकल जाए, ठीक, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर, जैसे हाइड्राइड निकला था, तो ये CH3 माइनस होकर निकल जाएगा। इस कार्बन पे चार्ज कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव, और इस पर आ जाएगा नेगेटिव। नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ जाकर इस तरह से बॉन्ड बना लेंगे और इस कार्बन पे प्लस आ जाएगा। समझ में आई बात ना? तो हम लोग सिंपली बस ऐसे करके ऐसे बना देते हैं। तो इसका मतलब 1,2 यहाँ पे लिख दिया जाए, कौन सा शिफ्ट हो रहा है? मिथाइल शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। और ये अगर इधर आ जाएगा तो बनने वाला स्ट्रक्चर जो है वो हम लोग ऐसा बना लेंगे। अब चेक किया जाए कि क्या ये रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, क्या ऐसा होगा, मॉलिक्यूल ऐसा परमिट करेगा। तो देखा जाए, इसके पास एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं था और इसके पास 3 3 6 और 2 8 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ऐसा रीअरेंजमेंट हमेशा सोचा जाएगा। आ रही है बात थोड़ी थोड़ी समझ में, है ना? ये हो गया 1,2 मिथाइल शिफ्ट, है ना। अब 1,2 फिनाइल शिफ्ट भी देख लिया जाए, इसको नोट कर लेना सब लोग। ठीक है, चलो देखो, तो अगर 1,2 फिनाइल शिफ्ट की बात करें, जैसे मान लीजिए किसी रिएक्शन के दौरान ऐसा कार्बोकैटायन बना, तो सेम वही चीज़ यहाँ से फिनाइल अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर निकलेगा, फिनाइड माइनस होकर इस कार्बन पे प्लस आएगा और ये जाकर इससे जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे PHC PH, इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर आ जाएगा CH2PH, ठीक है। तो यहाँ पर इसके पास इस PH का माइनस आई इफेक्ट था और यहाँ पर ये जो कार्बोकैटायन बन गया है वो इन दोनों बेंजीन के साथ रेजोनेंस में चला जाएगा, बोलो तो, और 2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसलिए ये हाईली स्टेबल हो गया। तो जिस तरह से हाइड्राइड शिफ्ट हो सकता है, जिस तरह से एल्काइल शिफ्ट हो सकता है, ठीक उसी तरह से फिनाइल शिफ्ट भी हो सकता है ना। तो ये 3 तरीके से कार्बोकैटायनिक रीअरेंजमेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो एक बार थोड़ा कंक्लूड कर लिया जाए, क्या क्या बात बोला गया है ना, उसको एकदम एक बार फिंगर टिप पे रखा जाए। सबसे पहली बात, किसी भी रिएक्शन में अगर कार्बोकैटायन बनेगा तो बिना रीअरेंजमेंट के हम लोग आगे नहीं बढ़ने वाले, करेक्ट, पहला पॉइंट। रीअरेंजमेंट कार्बोकैटायन का कैसे सोचेंगे? 3 तरीकों से, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1,2 एल्काइल शिफ्ट, 1,2 फिनाइल शिफ्ट, ठीक है। अच्छा, क्योंकि रीअरेंजमेंट से स्टेबिलिटी मिलती है और रीअरेंजमेंट के लिए एक बॉन्ड टूटता है और एक बॉन्ड शिफ्ट होकर बनता है, मतलब इट रिक्वायर्स सम अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब कार्बोकैटायनिक रीअरेंजमेंट फ्री में नहीं हो रहा, उसके लिए इनिशियली कराने के लिए थोड़ी एनर्जी लगानी पड़ती है ना, मतलब कुछ एक एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। तो हमेशा जो कार्बोकैटायनिक रीअरेंजमेंट होगा, है ना, वो हमेशा ऐसे डायरेक्शन में होगा जहाँ पर स्टेबिलिटी एक ही बार में रीअरेंज होकर मैक्सिमम मिले। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप 1 से सीधा 5 पर पहुँचा दो, 1 से 3 पे पहुँचा दो, 1 से 4 पे पहुँचा दो, नहीं। रीअरेंजमेंट हमेशा 1 से 2 पर ही होगा। 1,2 करते हुए कई बार हो सकता है, लेकिन हमेशा 1 से 2 पर ही होगा। जैसे एक एग्जाम्पल और समझा जाए, जैसे देखो, अगर मान लो अगर अपने पास एक ऐसा एग्जाम्पल है, CH3 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 CH2 CH2+। मान लो अगर एक ऐसा कार्बोकैटायन किसी रिएक्शन के दौरान मिला,
तो इस बेचारे के पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है, दिखाई दे रहा है। अच्छा, इससे जुड़ा हुआ ये वाला हाइड्रोजन है, दिख रहा है। तो अगर ये यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट कर ले, कोई भी हो सकता है, तो हाइड्राइड शिफ्ट कर ले तो देखो ऐसा कार्बोकेटाइन बनता हुआ दिखाई दे रहा है क्या। यहाँ पर CH3 यहाँ पे आ जाएगा CH+ और फिर यहाँ पर आ जाएगा CH3। अब इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। क्या ये ज़्यादा स्टेबल हो गया? बिल्कुल ज़्यादा स्टेबल हो गया। इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन थे, इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गया। और अब अगर यहाँ से एक मिथाइड शिफ्ट हो जाए, है ना, मिथाइड शिफ्ट हो जाए, तो यहाँ पर CH3 यहाँ पर प्लस चार्ज और यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3। अब इसके पास 3 3 6 और एक 7 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। ये तो और ज़्यादा स्टेबल हो गया। तो देखो पहले 1 से 2 पर गया, फिर इसको 1 माना जाए तो 1 से 2 पर गया, मतलब ओवरऑल चार्ज फर्स्ट से थर्ड पोजीशन पर गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सीधा यहाँ से मिथाइड निकाल के इस पर जोड़ दें और बोल दो कि ये बन गया, ये नहीं बनेगा। समझ रहे बात ना, इसलिए गलत हो जाएगा। तो हमेशा क्या करोगे आप, 1 से 2, फिर देखोगे क्या आगे बढ़ने पर और ज़्यादा स्टेबिलिटी मिल रही है। अगर स्टेबिलिटी मिलती जाएगी 1 2 कराते कराते तो आप आगे बढ़ते चले जाओगे, ठीक है। अगर स्टेबिलिटी मिलना बंद हो गई तो फिर अब आप आगे नहीं बढ़ोगे। समझ गए इतनी बात? तो ये हो गई बात। तो कार्बोकेटाइन हमेशा तब रीअरेंज होगा जब रीअरेंजमेंट के बाद उससे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता हुआ दिखाई दे रहा हो, ठीक है। इनिशियली आपको हो सकता है कि डायरेक्टली ना दिखाई दे कि यार कैसे इससे ज़्यादा स्टेबल बनेगा कि नहीं, है ना, क्योंकि इमेजिनेशन है ना कि ये यहाँ से निकल जाएगा तो क्या बनेगा, उसके पास कितना अल्फा हाइड्रोजन होगा। हो सकता है आपको डायरेक्टली अभी ना दिखाई दे, लेकिन आपको करना क्या है, इनिशियली हर क्वेश्चन में कार्बोकेटाइन बना के, अगर आपको इस बात का अंदेशा है कि इससे स्टेबल कार्बोकेटाइन हो सकता है, तो आप वो रफ में कहीं करा के देख लेंगे और चेक कर लेंगे स्टेबिलिटी, कि अगर स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो ये करा देंगे। समझ गए बात ना? अच्छा, आगे बढ़ा जाए। एक एग्जाम्पल ये देखो। अच्छा, उससे पहले मैं एक चीज़ और यहाँ पर बात कर लूँ। देखो यहाँ पर कि क्या सर केवल यही वाला मिथाइल यहाँ पर शिफ्ट हो सकता है, ये वाला या ये वाला नहीं हो सकता है ना। कुछ लोग के बात दिमाग में ऐसा आ रहा होगा, भाई ये तो sp3 है ना, तो इससे जितनी दूरी पर ये है उतनी दूरी पर ये है, उतनी दूरी पर ये है, क्योंकि यहाँ पर तो 109 डिग्री है और ये तो टेट्राहेड्रल होता है 109 डिग्री, तो ये टेट्राहेड्रल ऐसा पिरामिडल बनाया होगा, दिख रहा है ना। तो जितनी दूरी पर ये है उतनी दूरी पर ये है, उतनी दूरी पर ये है। तो यहाँ पर इन तीनों में से किसी से भी, है ना, कोई भी मिथाइल शिफ्ट हो सकता है, उसमें परेशान नहीं होंगे, ठीक है ना, उस पर ज़्यादा सोचना नहीं है। अच्छा हाँ, अब ज़रा एक सवाल मेरा बताओ, मान लीजिए अपने पास, है ना, मान लीजिए एक ये कार्बोकेटाइन किसी रिएक्शन के दौरान पे बना है, तो अब यहाँ पर शिफ्ट होगा कि नहीं, और होगा तो कौन सा होगा, है ना। ज़रा कॉपी पे इसको नोट करने के बाद कॉपी पे ज़रा इसको ट्राई कीजिए, है ना, पॉज कर लीजिए, ट्राई कीजिए और बताइए होगा तो कौन सा होगा, है ना। हाँ भाई, कर लिया होगा। तो देखो यहाँ पर मेरे हिसाब से 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, और यहाँ पे जो बनने वाला स्पीशीज़ है वो ऐसा कार्बोकेटाइन होता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसके पास इस बेंजीन का बढ़िया रेजोनेंस है और 6 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये तो हाईली स्टेबल हो जा रहा है। बात आ रही है समझ में? तो यहाँ पर कौन सा शिफ्ट कराए हो, हाइड्राइड कराए हो, है ना। मिथाइड नहीं होगा, फिनाइड नहीं होगा, कौन हो रहा है, हाइड्राइड हो रहा है। और कौन गवर्न कर रहा है कि कौन शिफ्ट हो रहा है, स्टेबिलिटी, क्योंकि हाइड्राइड ही अगर शिफ्ट हो जाए तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है। अगर मान लीजिए आप मिथाइल शिफ्ट करा दिए होते तो यहाँ प्लस चार्ज आया होता, और अगर यहाँ प्लस चार्ज आया होता तो ये बेंजीन के साथ रेजोनेंस में होता और इसके पास 2 ही अल्फा हाइड्रोजन होते, जबकि यहाँ पर इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन मिल रहे हैं, ज़्यादा स्टेबल मिल रहा है। तो क्योंकि मैंने बोला आपसे कि जो कार्बोकेटाइनिक रिएरेंजमेंट है इट रिक्वायर्स एनर्जी, है ना,
तो हमेशा कार्बोकेटाइन ऐसे डायरेक्शन में शिफ्ट होना चाहेगा कि एक ही बार में कम एनर्जी लगा के उसको ज़्यादा स्टेबिलिटी मिल जाए। समझ गए बात ना? तो यहाँ से हम लोग मेजर प्रोडक्ट इसमें बनाएंगे। ठीक है, चलो इतनी बात समझ में आ गई सबको? कार्बोकेटाइनिक अरेंजमेंट क्या होता है और कैसे होता है। ठीक है, चलो तो अब इंटरेस्टिंग इसमें क्वेश्चन यही है। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, प्रैक्टिस है ना, लिखा जाए। क्वेश्चन लिखो, रीअरेंज द फॉलोइंग, रीअरेंज द फॉलोइंग, है ना, रीअरेंज द फॉलोइंग इन मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन्स, रीअरेंज द फॉलोइंग इन मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन्स। ठीक है, रीअरेंज द फॉलोइंग इन मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन्स। क्वेश्चन लिख के करना स्टार्ट करिए। ठीक है, रीअरेंज द फॉलोइंग इनटू मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन्स। पॉज करके सभी का मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाइए। कर लिया होगा? चलो तो एक एक करके देखा जाए सबका सॉल्यूशन, है ना। देखो तो जरा, तो देखो यहाँ पे प्लस चार्ज आया है ना भाई। अब देखो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन होंगे, हम लोग 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट करा देंगे। तो 1 2, अच्छा मैं यहीं पर लिख रहा हूँ, आप अपना आंसर चेक करिए, है ना। अगर आप हाइड्राइड शिफ्ट यहाँ पे करा देंगे तो देखो ज़रा, मेरे हिसाब से ऐसा स्ट्रक्चर मिल गया होगा। यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया होगा और यहाँ पर आ गया होगा प्लस चार्ज। बोलो भाई, ऐसा करने पर इस पॉजिटिव चार्ज के पास 3 और एक 4 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे, ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। फिर यहाँ पर एक हाइड्रोजन है और 2 मिथाइल है। किसको शिफ्ट कराओगे? हाइड्राइड को शिफ्ट कराएंगे, नहीं, क्योंकि हाइड्राइड शिफ्ट करा देंगे तो ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन मिलेगा। तो देखो इससे जो फाइनली अपने को आंसर मिलता दिखाई दे रहा है वो ये मिलता दिखाई दे रहा है ना। सही कर लिए होंगे, है ना। तो बहुत सिंपल सी बात है ना, ये वाली बात हो गई। अच्छा इसको देखो तो इसके पास यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब 4 अल्फा हाइड्रोजन है। अगर इधर या इधर से अगर एक हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा प्लस चार्ज, और इसके पास अब 3 और 2 5 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो इसके पास 4 थे और इसके पास 5 हो गए, तो ये ज़्यादा स्टेबल हो गया। दिख रहा है ना, सही किया है ना। ये वाली बात भी हो गई। ठीक, इसमें देखो यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा और अगर ये हाइड्राइड शिफ्ट इस पर हो जाए तो यहाँ पर मेरे हिसाब से एक ऐसा कार्बोकेटाइन बन जाएगा, और इसके पास 2 2 4 और 3 7 अल्फा हाइड्रोजन मुझे दिखाई दे रहे हैं, जबकि यहाँ पर 2 और एक 3 अल्फा हाइड्रोजन था। क्लियर है? चौथा देखो,
चौथा यहाँ से हो गया होगा, यहाँ पर है, यहाँ से अगर हम लोग मिथाइल शिफ्ट करा दें तो देखो ऐसा बनता दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मिथाइल यहाँ आ जाएगा, यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा और एक मिथाइल है ही। तो देखो यहाँ पर है ना, इसके पास दो ही अल्फा हाइड्रोजन है इस वाले के पास, और इस वाले के पास देखोगे तो 2, एक 3 और 3 6, ज़्यादा स्टेबल हो गया। तो हमेशा इस तरह का शिफ्ट कराओगे, है ना। तो कार्बोकेटायनिक अरेंजमेंट कब हो रहा है? जब स्टेबिलिटी मिल रही है ना। इसके पास देखो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन है। अगर हम लोग यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट करा दें तो यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा, और इसके पास 2 ही अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे प्लस था तो 3 और 2 5 अल्फा हाइड्रोजन था, यहाँ पे प्लस आ जाएगा तो 2 ही अल्फा हाइड्रोजन होगा। क्या ये शिफ्ट कराएंगे? बिल्कुल कराएंगे। क्यों कराएंगे? क्योंकि यहाँ पर अब इसको रेजोनेंस मिल रहा है, और रेजोनेंस से ज़्यादा स्टेबिलिटी आती है कार्बोकेटाइंस में या कार्बेनाइंस में या फ्री रेडिकल्स में। तो क्योंकि रेजोनेंस यहाँ पे मिल जा रहा है कार्बोकेटाइन को, तो ये हाईली स्टेबल हो जा रहा है। बोलो भाई, है ना। तो यहाँ पर हमेशा ये वाला रीअरेंजमेंट सोचोगे। दिख रहा है सबको? समझ में आ रही है बात, है ना। बहुत सिंपल बात है, बहुत इंटरेस्टिंग बात है ना। यहीं पे कई लोग गलती करते हैं, है ना, तो गलती हम लोग नहीं करेंगे। देखो अब यहाँ पर 2 और 2 4 अल्फा हाइड्रोजन है। सेम चीज़ यहाँ से अगर हम लोग हाइड्राइड शिफ्ट इस तरह से करा दें तो हम लोग को यहाँ पर एक ऐसा कार्बोकेटाइन मिलता दिखाई दे रहा है, ये वाला, और ये वाला इस बेंजीन के साथ रेजोनेंस में आ जाएगा, और 2 अल्फा हाइड्रोजन भी है। तो ये वाला भी इस तरह से रीअरेंज होकर ये बन जाएगा। उसी तरह से देखा जाए कि यहाँ पर ये प्लस चार्ज का 2 रास्ता है, या तो हाइड्राइड शिफ्ट होकर यहाँ टर्शरी बन जाए, या मिथाइल शिफ्ट होकर यहाँ पे आ जाए। किधर आएगा? मिथाइल शिफ्ट होकर आएगा, क्योंकि यहाँ आएगा तो इसको रेजोनेंस भी मिलेगा, यहाँ आएगा तो इसको रेजोनेंस नहीं मिलेगा। मतलब मैं फाइनल प्रोडक्ट यहीं पे अगर बना दूँ तो ये कार्बोकेटाइन बनाए होंगे। बोलो भाई, ये वाला बना होगा, ठीक है, करेक्ट। ये वाला देखो तो हाँ। अब अगर हम लोग इसकी बात करें तो अगर इधर से हाइड्राइड शिफ्ट हम लोग करा देते हैं, है ना, इधर से हाइड्राइड शिफ्ट करा देंगे तो यहाँ प्लस चार्ज आएगा, है ना, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन कम हो जाएगा। तो ये तो ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन नहीं है। अगर इधर से करा देंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन, है ना, का बैक बॉन्डिंग इसको स्टेबलाइज करेगा, है ना। मतलब अगर यहाँ पर शिफ्ट हो गया, है ना, देखो ऐसा अगर हो गया, अगर इधर आ गया तो इस ऑक्सीजन का बैक बॉन्डिंग इस प्लस चार्ज को स्टेबलाइज करेगा, और वो हाईली स्टेबल कार्बोकेटाइन है, क्योंकि जो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है उसमें सभी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो ये सिर्फ रेजोनेंस नहीं है, सिर्फ बैक बॉन्डिंग नहीं है, ये ऐसा बैक बॉन्डिंग है या ऐसा रेजोनेंस है जो इस पॉजिटिव चार्ज को एकदम नलिफाई कर दे रहा है। नलिफाई क्या कर दे रहा है? मतलब एक ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा है जिसमें सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, और ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो स्टेबल होता है। समझ रहे बात? तो इसलिए ये वाला कार्बोकेटाइन जो है वो हाईली स्टेबल है। क्लियर? तो इसलिए इधर से हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा। तो इतना बना लिए होगे सब लोग, है ना। अब छोड़ो, लास्ट वाला जरा कर लिया जाए डिस्कस। ये सब लोग नोट कर लो इसका आंसर, मैं क्लियर कर रहा हूँ, है ना। आ जाओ भाई। तो अब देखो, इसको कई चीज़ें सोचना है। इधर शिफ्ट कराया जाए कि इधर से शिफ्ट कराया जाए, पहला सोचना है। मिथाइड कराया जाए कि हाइड्राइड कराया जाए, दूसरी बात सोचनी है। तो एक बात तो क्लियर है, और ये समझ में आ गई होगी, है ना, जो लोग मन लगा के पढ़ रहे होंगे उनको समझ में आ गई होगी कि भाई हाइड्राइड ही शिफ्ट होगा, चाहे इधर चाहे इधर। ये बात तो क्लियर है। अब अपने को देखना है कि इधर से होगा कि इधर से होगा, है ना। जरा देखो, अगर इधर से हो हाइड्राइड शिफ्ट तो प्लस चार्ज, यहाँ हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा। तो इस प्लस चार्ज के पास 3 और 2 5 अल्फा हाइड्रोजन है। वो तो तब भी होते अगर इधर से हाइड्राइड शिफ्ट होता, तो तब भी वही चीज़ होती। मतलब डिफरेंस ये रेजोनेंस ला रहा है, और बेसिकली डिफरेंस ये OCH3 या ये NO2 ग्रुप ला रहा है। देखो, जब यहाँ पर कई लोगों को क्लियर होगा ये, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको
एक्स्ट्रा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ये कार्बोकेटाइन जब रेजोनेंस करेगा तो यहाँ प्लस आएगा नहीं, और फिर जब ये पाई बॉन्ड रेजोनेंस करेगा तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा यहाँ पर, और फिर एक बार रेजोनेंस करेगा तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा और फिर वापस आ जाएगा। ठीक है, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा है। जब यहाँ पे प्लस आ जाएगा तो फिर ऑक्सीजन इसको बैक बॉन्डिंग से नहीं स्टेबलाइज करेगा, तो इसका नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 से बढ़ जाएगा, और वो भी हाईली स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। क्यों? क्योंकि फिर से वही चीज़ कि उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जब ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दे देगा तो सभी का ऑक्टेट कंप्लीट होगा। ठीक है, अगर ये बात कुछ लोगों को है ना अच्छी नहीं लग रही हो, नहीं समझ में आ रहा हो, तो मैं एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पर वंस एंड फॉर ऑल समझा देता हूँ, क्योंकि ठीक है कई लोगों को यहाँ पर डाउट होता है ना कि ऑक्टेट कैसे कंप्लीट हो रहा है। देखो तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ये जब यहाँ पर ऐसा रेजोनेंस कर जाएगा तो कुछ लोग बोल रहे होंगे सर यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा, ये तो फिर इसका ऑक्टेट कैसे कंप्लीट हुआ? प्लस चार्ज यहाँ से इधर चला गया। नहीं, अब जरा जोड़ो इस पर इलेक्ट्रॉन, देखो 2 इस बॉन्ड का 2 लोन पेयर पड़े हैं 4, 2 ये 6 और 2 ये 8, क्या? तो इस ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, और यहाँ पे इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था, मतलब इस रेजोनेंस की वजह से एक ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना, पहले तो एक एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना और एक ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना जिसमें सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो ये तो हाईली स्टेबल रेजोनेंस हुआ ना भाई, क्लियर हुआ बात इतना? तो इस वजह से ये हाईली स्टेबल कर देगा इस कार्बोकेटाइन को। ठीक है ना, ये बात समझ में आई? कार्बोकेटाइन को स्टेबल क्यों करेगा? क्योंकि कार्बोकेटाइन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और ये इलेक्ट्रॉन देकर उसका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी खत्म कर दे रहा है, सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो जा रहा है। और क्या चाहिए था? यही तो चाहिए था, है ना? इसीलिए तो कार्बोकेटाइन इतना घूम रहा है कि इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए। समझ गए बात? तो इस पे ऑक्टेट कंप्लीट हुआ इसका। अब देखो कुछ लोग को और थोड़ा सा एक स्टेप में डाउट होगा, बोले सर O, F और N पर आपने बताया था कि पॉजिटिव चार्ज नहीं आ सकता है, लेकिन आप फिर से कॉपी पलटिए, देखिए ऑक्टेट इनकम्प्लीट के साथ नहीं आएगा, ऑक्टेट कंप्लीट के साथ कहीं ऐसी बात नहीं लिखवाई गई है। ठीक है ना, तो ऑक्टेट कंप्लीट के साथ प्लस चार्ज किसी पे भी आ सकता है। क्लियर हुआ इतना बात? तो इस वजह से ये हाईली स्टेबल है और इधर रेजोनेंस होगा। ठीक है, इस पर थोड़ी सी और बात मैं करूँ, ये नोट कर लीजिएगा भाई। इस पे एक बात मैं और करूँ कि अब देखो कुछ लोग यहाँ पर एक और स्टेप में गलत कर सकते हो। अब यही डिफरेंस हो जाता है कि क्लास में तो हम लोग ये बात पूछ सकते हैं, देख सकते हैं, है ना, कोई क्रॉस क्वेश्चन ही कर सकता है। यहाँ पर है ना वो समझना समझाना है ही, है ना। चलो, तो यहाँ जब प्लस चार्ज था, वापस आ जाते हैं, सही कर लिया हम लोगों ने, अब हम लोग गलत के रास्ते चल रहे हैं। ठीक है, गलत भी जानना उतना ही ज़रूरी है जितना सही जानना है। देखो तो अगर यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट इस पर हो जाए तो इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा, बोलो भाई, है ना। और ये स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा, यहाँ से H हट जाएगा और ये स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा। दिखा सबको? बोलो सर यहाँ पर भी तो मज़ेदार रेजोनेंस हो रहा है, और यहाँ पे भी जब एक बार यहाँ प्लस आएगा, फिर जब इसका रेजोनेंस होगा तो यहाँ प्लस आएगा, जब इसका रेजोनेंस होगा तो यहाँ प्लस आएगा। तो जब यहाँ प्लस आएगा बोले सर यहाँ पे भी तो रेजोनेंस हो जाएगा। अब ज़रा बताओ यहाँ होगा क्या रेजोनेंस? यहाँ पर ज़रा देखो, दिखा? कुछ लोगों को दिख गया होगा। मैं केवल इतना पोर्शन इसका काट लिया, है ना, मतलब प्लस चार्ज है। अगर ये रेजोनेंस हो जाएगा तो ज़रा बताओ मुझे, क्या ऐसा बनता दिखाई दे रहा है? क्या इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है? नहीं, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, वही जो कल मैंने कराया था कार्बोनिल वाला क्वेश्चन, है ना। तो यहाँ पर भी ये वाला रेजोनेंस कभी ज़िंदगी में नहीं सोचेंगे, ठीक है, क्योंकि ये हाईली अनस्टेबल है। ऑक्टेट इनकम्प्लीट, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन के पास अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो हाईली अनस्टेबल होगा, और ऐसा हम लोग कभी भी नहीं सोचेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये कार्बोकेटाइनिक रीअरेंजमेंट में हम लोग थोड़ी बहुत बात समझ लिए। ठीक है, अब थोड़ा सा एक
स्टेप और थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए। अच्छा, एक और सवाल जरा इसमें कर लो तो 9th नंबर था ना, 10th, जरा एक चीज़ ये बताओ। इसको मोस्ट टेबल में रीअरेंज करो जरा, बताओ कौन सा बनेगा। कर लिया होगा, देखो तो जरा। तो कुछ लोगों में, अच्छा यहाँ हाइड्राइड शिफ्ट ही सोच रहे होगे ना आप लोग, तो कुछ लोगों ने ये शिफ्ट कराया होगा, यहाँ से ये हाइड्राइड इस पोजीशन पे ले आए होंगे, यहाँ पे प्लस आ गया होगा और ऐसा स्ट्रक्चर बना होगा और यहाँ प्लस आया होगा। बोलो भाई। और कुछ लोगों ने ये हाइड्राइड शिफ्ट कराया होगा और ऐसा स्ट्रक्चर बना होगा। ठीक है, ये कराया होगा। तो बताओ कौन सा सही है। तो यहाँ पर देखो बहुत बढ़िया रेजोनेंस है ना, ये रेजोनेंस हो रहा है और ये प्लस चार्ज इस पर आ जाएगा रेजोनेंस के बाद, मतलब टर्शरी बन जाएगा। तो ये कार्बोकेटाइन रेजोनेंस में है और जहाँ जा रहा है वहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा मिल रहा है इसको, मतलब हाईली स्टेबल हो रहा है। और यहाँ पर इसको क्या मिल रहा है, इसको बैक बॉन्डिंग मिल रही है ना। ये वही एग्जाम्पल है जो हम लोग किए अभी, है ना, बैक बॉन्डिंग मिल रही। तो अब क्योंकि इधर भी रेजोनेंस मिल रहा है और उधर भी रेजोनेंस मिल रहा है, दोनों तरफ रेजोनेंस मिल रहे हैं, तो अब धर्म संकट है इसके लिए, क्या किधर चला जाए, है ना, किधर जाएगा जरा सोचो एक बार। इधर जाएगा, दिस इज़ करेक्ट, दिस इज़ रॉन्ग, कम जाएगा उधर, मतलब इधर तो जाना ही जाना, मेजर ये जो होने वाला है। क्यों ऐसा होने वाला है, क्योंकि ये हाईली स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। मैं फिर बोल रहा हूँ वही बात कि ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है यहाँ पर रेजोनेंस की वजह से, और ऑक्टेट कंप्लीशन रेजोनेंस इज़ फॉर मोस्ट, है ना, इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वही है। ठीक है, तो इस वजह से ये मेजर होने वाला है, ये नहीं, क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस तो होगा लेकिन किसी भी दोनों जगहों में से जो प्लस आ जाएगा, दोनों जगहों में से ऑक्टेट किसी का कंप्लीट नहीं है और यहाँ है। क्लियर हुआ। तो ये हमेशा वैलिड है, ये बात ध्यान रखोगे, यूनिवर्सल बात होगी, है ना। चलिए, मज़ेदार बात, आगे बढ़ा जाए। अब लिखो रिंग एक्सपेंशन इन कार्बोकैटायनिक रीअरेंजमेंट। रिंग एक्सपेंशन इन कार्बोकैटायनिक रीअरेंजमेंट, है ना। देखो एक चीज़ अगर हम लोग रिवाइज करें तो अगर कोई रिंग छोटा साइज़ का है, 3 मेंबर्ड है, 4 मेंबर्ड है ना, तो वो रिंग पर स्ट्रेन होता है, याद है ना, छोटे साइज़ की रिंग में स्ट्रेन होता है और बड़े साइज़ के रिंग में स्ट्रेन कम हो जाता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है रिंग एक्सपेंशन, वो ये है कि अगर किसी ऐसे स्ट्रक्चर में, है ना, अगर कार्बोकैटायन किसी ऐसे रिंग स्ट्रक्चर में बना और ऐसा कहीं चांस है कि रिंग एक्सपेंशन हो सकता है, तो हमेशा वो बात सोचेंगे हम लोग, है ना। मतलब पहले समझ लिया जाए कि कहाँ कहाँ होगा, है ना। तो अगर हम लोग 4 कार्बन की रिंग से अगर 5 कार्बन की रिंग में चले जाएं रीअरेंजमेंट होकर, या अगर 5 कार्बन की रिंग से हम लोग 6 कार्बन की रिंग में चले जाएं, तो ऐसा कार्बोकैटायनिक रीअरेंजमेंट क्या होगा, हमेशा होगा, ऑलवेज, कि 4 से 5 में जाने का मौका मिल जाए, 5 से 6 में जाने का मौका मिल जाए, है ना। अच्छा, 3 कार्बन से 4 कार्बन में भी कभी कभी रिंग एक्सपेंशन हो सकता है, लेकिन ये बहुत कम, है ना। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि हो, क्यों ज़रूरी नहीं है उसकी बात करेंगे हम, ये रेयरली होता है,
है ना। तो कहाँ कहाँ रिंग एक्सपेंशन सोचेंगे हम लोग? रिंग एक्सपेंशन सोचेंगे कि जब 4 कार्बन से 5 कार्बन की रिंग हो सकती है रीअरेंजमेंट होकर, या 5 से 6 की हो सकती है ना, तब हम लोग सोचेंगे। 6 से 7 की, 6 कार्बन से 7 कार्बन हम लोग नहीं सोचेंगे, है ना, क्योंकि अगर रिंग की स्टेबिलिटी की बात करें हम लोग, रिंग की स्टेबिलिटी, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल 6 कार्बन का रिंग होता है, फिर 5 कार्बन का रिंग होता है, फिर 7 कार्बन का रिंग होता है। ये रिंग कार्बन की स्टेबिलिटी है। और 7 के बाद फिर आ जाएगा 4, और 4 के बाद फिर आ जाएगा 3, है ना। मतलब 6 कार्बन से 7 कार्बन की तरफ नहीं जाएगा, 6 से 5 की तरफ भी नहीं आएगा, है ना, मतलब उल्टा भी नहीं होगा। तो रिंग एक्सपेंशन हमेशा कहाँ से कहाँ सोचोगे? 4 से 5 और 5 से 6 हमेशा सोचोगे, और 3 से 4 कभी कभी जाएगा। वो मैं आपको 1-2 केस बता दूंगा कि कहाँ ऐसा होगा, अदरवाइज ऐसा भी नहीं होगा, 3 से 4 में भी नहीं जाएंगे। समझ के बात ना? चलिए, तो ये बात समझ में आ गई। अब कहाँ कहाँ हो सकता है रिंग एक्सपेंशन, ये क्लियर हुआ। और अब हम लोग बात करें कंडीशन, क्या क्या होना चाहिए, है ना, व्हाट इज़ द कंडीशन फॉर रिंग एक्सपेंशन। कंडीशन ये होना चाहिए कि एक एग्जाम्पल लेकर समझा जाए कि अगर एक रिंग है और रिंग के कार्बन पे नहीं, रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन पर अगर कहीं से प्लस चार्ज आ जाए, रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन, क्लियर हो रहा है ना, मतलब रिंग के किसी कार्बन पे नहीं, वहाँ पर रिंग एक्सपेंशन नहीं होगा। रिंग से अगर डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन पर प्लस चार्ज आ जाए कहीं से, तो वहाँ रिंग एक्सपेंशन, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो रिंग एक्सपेंशन ही पहले सोचेंगे, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बाद में। क्या बोला मैंने? रिंग एक्सपेंशन ही पहले सोचेंगे, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बाद में। क्योंकि अगर रिंग 4 से 5 चला जाएगा तो ओवरऑल मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। समझ के बाद कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी यहाँ पर नहीं देखेंगे, रिंग एक्सपेंशन पहले देखेंगे, और फिर उसके बाद अगर कार्बोकेटाइन कोई भी 1-2 शिफ्ट होकर कार्बोकेटाइन और ज़्यादा स्टेबल हो सकता है तो और स्टेबल कर देंगे, है ना। क्लियर हुआ इतना बात? जैसे मान लो ये है, तो कैसे होगा ज़रा समझा जाए, है ना। देखो कंडीशन ये है कि रिंग के बाहर वाले कार्बन पे हो। तो देखो ये फर्स्ट पोजीशन हो गया और ये वाला सेकंड पोजीशन हो गया, ठीक वही तो बात है। इस पर 2, यहाँ पर कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है? CH2 जुड़ा हुआ है। यहाँ पर कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है? ये भी तो CH2 ही है, ऐसा है। और एक हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ है, तो यहाँ हाइड्राइड शिफ्ट नहीं कराओगे, है ना, क्योंकि रिंग एक्सपैंड होने का चांस है। रिंग एक्सपैंड होने का चांस है तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बाद में, पहले रिंग एक्सपेंशन। तो चाहे ये वाला बॉन्ड और चाहे ये वाला बॉन्ड, दोनों में से कोई एक, है ना, ये मिथाइल की तरह ही तो है। तो यहाँ पर ये इस कार्बन के और इस कार्बन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना होगा, है ना। तो ये जिस तरह से मिथाइल शिफ्ट करते थे हम लोग कि ये यहाँ से अपना दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर हो जाए, ये अपना दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर होके इससे जाके जुड़ जाए। नहीं आया समझ में? चाहे ये वाला चाहे ये वाला। जिनको नहीं समझ में आया, मैं इसका एक रफ स्ट्रक्चर बना देता हूँ। देखो तो कैसे बनता दिखाई दे रहा है। यहाँ प्लस चार्ज था और ये जो CH2 है ये अपना यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर हो गया, तो इस CH2 पे माइनस चार्ज आएगा और इस कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव आएगा। ऐसा हो गया। ये रफ स्ट्रक्चर है, ऐसा बनेगा नहीं, वो तुरंत शिफ्ट हो जाएगा, ऐसा बनता नहीं है। लेकिन रफ स्ट्रक्चर मैं बना दे रहा हूँ ना, दिस इज़ रफ स्ट्रक्चर आपको समझने के लिए। और अब ये नेगेटिव इस पोजीशन से निकलकर इस पोजीशन पे जाके जुड़ जाए, तो इसका बॉन्ड किससे हो जाए? इस वाले से। तो अगर इसका बॉन्ड इस वाले से हो जाएगा तो जरा देखो ध्यान से क्या बनेगा। और प्लस चार्ज कहाँ जाएगा? इस पर। ये कितना मेंबर रिंग बना जरा देखो तो। 1 2 3 4 5। क्या मतलब ये अगर मैं इसका और ठीक जो आड़ा टेढ़ा स्ट्रक्चर है इसको सही करके मैं बनाऊं तो क्या ये यही रिंग है? दिख रहा है सबको? तो मतलब यहाँ पर 4 मेंबर से हम लोग किस में चले गए? 5 मेंबर्ड में चले गए। और इस तरह का रिंग एक्सपेंशन हम लोग हमेशा सोचते हैं, ऑलवेज होता है।
और जब भी रिंग एक्सपेंशन का चांस होता है तो हम लोग कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी नहीं देखते हैं, है ना, हम लोग पहले रिंग एक्सपेंशन पे फोकस करते हैं, तब स्टेबिलिटी की बात करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर हाइड्राइड शिफ्ट करा दिए होते आप तो ये टर्शरी कार्बोकेटाइन बन जाता, है ना, लेकिन टर्शरी कार्बोकेटाइन जो बनता वो बेसिकली इस मॉलिक्यूल को और डिस्टेबलाइज कर देता। कैसे कर देता? क्योंकि अभी तो ये 109 डिग्री 28 मिनट है ये वाला बॉन्ड, क्योंकि sp3 है, और 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए था, है कितना भाई, 90 डिग्री है, तो एंगल स्ट्रेन कितना है, 109 माइनस 90/2, इतना एंगल स्ट्रेन है इस बेचारे के पास। और अगर आप हाइड्राइड शिफ्ट करा के यहाँ पॉजिटिव ले आए होते तो अब जब पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है, sp2, क्या, ये बात पता होगा, है ना, कार्बोकेटाइन का हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। तो तब अगर यहाँ प्लस चार्ज आप हाइड्राइड शिफ्ट करा के ले आए होते तो ये sp2 हो जाता, और sp2 मतलब उसका बॉन्ड एंगल होना चाहिए था कितना, 120 डिग्री, और है कितना, 90/2। तो ये एंगल स्ट्रेन ज़्यादा है या ये एंगल स्ट्रेन ज़्यादा है? ऑफ कोर्स ये वाला एंगल स्ट्रेन ज़्यादा है, नहीं? तो इस वजह से कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी नहीं, रिंग एक्सपेंशन पहले, ठीक है। तो कब होगा रिंग एक्सपेंशन? जब रिंग के किसी कार्बन पर नहीं, रिंग के जस्ट बाहर वाले कार्बन पर, रिंग से जस्ट जुड़े हुए कार्बन पर अगर प्लस चार्ज होगा तब रिंग एक्सपेंशन हम लोग सोचेंगे। क्लियर हुआ इस पे बात, है ना? तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये बात सबको समझ में आ गई रिंग एक्सपेंशन की, है ना। यहीं से हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में फिर से बात उठाएंगे, है ना, क्योंकि अभी क्लास थोड़ा लंबा हो रहा है, तो यहाँ से हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे। फ़िलहाल इतना बढ़िया से रिवाइज करके आएंगे, है ना। E1 मैकेनिज़्म क्या है, क्या मैकेनिज़्म है, क्या क्या बातें, जितनी बातें आज अब तक हम लोगों ने की वो सारी बातें हूबहू आप रिवाइज करके एक कॉपी पे मेमोरी बेस्ड लिखेंगे, ठीक है। तो बढ़िया बातें चल रही हैं, है ना, बढ़िया हम लोग समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, नमस्कार।